बिहार मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि जो भी छात्र या अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा ये जो विशेष सेशन है या जिसे हम एक गहन विश्लेषण कह सकते हैं, ये विशेष रूप से बिहार सरकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एसएससी, रेलवे, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स हो, ये जो हमारा आज का विषय है ना, इससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। सही कहा आपने। और आज का विषय कोई एक साधारण कहानी नहीं है। आज हम भारत के वास्तविक विकास की तस्वीर पेश करने वाले कई अलग-अलग आंकड़ों पर बात करेंगे। और स्रोत के तौर पर आज हमारे पास भारत सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जारी की गई प्रमुख रिपोर्टें और सूचकांक हैं। मतलब 2023 से लेके 2026 तक के जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उनका एक पूरा सेट आज हम डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मिशन आज सिर्फ इन आंकड़ों को या इंडेक्स को क्लास में पढ़ना नहीं है। हमें ये समझना है कि ये जो नंबर्स हैं, ये देश के विभिन्न राज्यों की प्रगति और उनकी चुनौतियों के बारे में क्या कहानी बयां करते हैं। एक तरह का रिपोर्ट कार्ड ही है। जी, एक बहुत ही स्पष्ट रिपोर्ट कार्ड। और छात्रों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी राज्य या देश के विकास की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है ना, वो उसकी आर्थिक और वित्तीय स्थिति होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि उसका इकोनॉमिक इंजन, है ना? बिल्कुल, इकोनॉमिक इंजन और उसका राजकोषीय स्वास्थ्य यानी फिस्कल हेल्थ। और इसीलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत नीति आयोग के निर्यात और वित्तीय सूचकांकों से करेंगे। तो अगर हम एक एनालॉजी या रूपक का उपयोग करें, अगर हम भारत के हर राज्य को एक विशाल कॉर्पोरेट कंपनी मान लें, तो ये जो वित्तीय स्वास्थ्य है, वो असल में उस कंपनी की बैलेंस शीट है। तो नीति आयोग के निर्यात सूचकांक के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं? नीति आयोग ने चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 या जिसे इंग्लिश में फोर्थ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कहते हैं, वो जारी किया है। बड़े राज्यों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात शीर्ष पर हैं। मतलब ये तीनों राज्य जिनके पास लंबी तटरेखा है, कोस्टलाइन है, जी, वो टॉप पर हैं। जी। लेकिन जो बात ज्यादा रोचक है वो ये कि पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूटीज हैं, उनमें दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव प्रथम स्थान पर हैं। अच्छा, और क्योंकि हम बिहार मैटर्स प्लेटफॉर्म पर हैं, जी, तो छात्रों के लिए बिहार का आंकड़ा जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस सूचकांक में बिहार का स्थान 22वां है और उनका जो स्कोर है वो 32.06 है। ये एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी फैक्ट है। 22वां स्थान और 32.06 स्कोर, इसे नोट कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए, निर्यात तो सिर्फ आय का एक हिस्सा है। उस आय का प्रबंधन कैसे हो रहा है, इसके लिए नीति आयोग का पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 भी आ चुका है। जी, है ना? जी बिल्कुल आ चुका है। और इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया था। 24 जनवरी 2025 को। और ये किस अवधि पर आधारित है? ये मुख्य रूप से 2022-23 में 18 राज्यों के प्रदर्शन पर आधारित है और इसके जो नतीजे हैं वो काफी दिलचस्प है। इसमें ओडिशा 67.8 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा का नंबर आता है। ये सच में चौंकाने वाला है। और उड़ीसा का राजकोषीय और वित्तीय दोनों सूचकांकों में टॉप करना बहुत दिलचस्प है। मतलब ये ऐतिहासिक रूप से चले आ रहे उन मिथकों को कैसे तोड़ता है जिनमें उड़ीसा को सिर्फ एक गरीब राज्य माना जाता था। देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अर्थशास्त्र में हम एक टर्म यूज करते हैं, रिसोर्स कर्स या संसाधनों का अभिशाप। अक्सर जिन राज्यों में खनिज ज्यादा होते हैं वो उस पैसे पर निर्भर हो जाते हैं और वित्तीय अनुशासन खो देते हैं। मतलब पैसा आया और बिना प्लानिंग के खर्च कर दिया। बिल्कुल। लेकिन ओडिशा ने क्या किया? उन्होंने अपने संसाधनों से आने वाले पैसे का बहुत ही अनुशासित प्रबंधन किया। उन्होंने कर्ज कम रखा और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया। और इसी वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक में एक और चौंकाने वाली बात है। वो क्या? स्वास्थ्य का मतलब है कि आपके पास जो भी संसाधन है, आप उनका प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। बिहार कम राजस्व के बावजूद अपने खर्चों को नियंत्रण में रख रहा है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसे छात्रों को मेंस के आंसर राइटिंग में भी कोट करना चाहिए। बिल्कुल कोट करना चाहिए। और अगर हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की बात करें तो उसमें भी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा शीर्ष पर हैं। सही कहा। और इसी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं,
जिन्हें कूटनीति भाषा में आकांक्षी या एस्पिरेशनल राज्य कहा गया है, उनमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। पंजाब का इस लिस्ट में सबसे नीचे होना ये बताता है कि सिर्फ अमीर होना काफी नहीं है। आपका ओवरहेड या कर्ज कितना है, ये बैलेंस शीट तय करता है। खैर, अर्थव्यवस्था और मजबूत बैलेंस शीट के बाद ये देखना भी तो जरूरी है कि वो पैसा नागरिकों के जीवन स्तर और पर्यावरण को सुधारने में कैसे काम आ रहा है। जी बिल्कुल। और पर्यावरण की बात आते ही हमारा ध्यान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 पर जाता है। तो इसमें कौन से शहर टॉप पर है? देखिए, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर है और उसके ठीक पीछे दूसरा स्थान जबलपुर को मिला है। मध्य प्रदेश का दबदबा दिख रहा है यहाँ पूरी तरह से। और अगर हम 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करें तो अमरावती पहले स्थान पर है। वहीं 3 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में देवास ने बाजी मारी है। मतलब इंदौर, जबलपुर, देवास, मध्य प्रदेश हवा की गुणवत्ता में काफी अच्छा काम कर रहा है। और अगर हम हवा से थोड़ा जमीन की सफाई पर आएं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 जो कि इसका 9वां संस्करण है, उसके नतीजे भी आ चुके हैं। जी, और इस बार की जो थीम थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। थीम है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, जिसे हम इंग्लिश में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल कहते हैं। और इसमें भी इंदौर ने लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। लेकिन मेरा एक तीखा सवाल है यहाँ, इंदौर का लगातार 8 बार जीतना क्या ये दर्शाता है कि उन्होंने स्वच्छता का कोई परफेक्ट कोड क्रैक कर लिया है, या फिर बाकी शहर प्रतियोगिता में पिछड़ गए हैं? लोग पूछते हैं, बात ये नहीं है कि बाकी शहर काम नहीं कर रहे हैं, बात ये है कि इंदौर ने एक सिस्टम बना लिया है। उन्होंने कचरा प्रबंधन को सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का काम नहीं रहने दिया, बल्कि घर घर में सोर्स सेग्रीगेशन यानी स्रोत पर ही कचरा अलग करने की आदत डाल दी है। मतलब वहां के नागरिकों के व्यवहार में वो बदलाव आ चुका है। बिल्कुल। और इसी सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में अहमदाबाद सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। अच्छा, और अगर हम विशेष श्रेणियों की बात करें, जैसे सर्वश्रेष्ठ गंगानगर या छावनी बोर्ड? जी, तो सर्वश्रेष्ठ गंगानगर का जो खिताब है वो प्रयागराज को मिला है और सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड यानी कैंटोनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद है। और हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में पटना की क्या स्थिति है? बिहार में पटना सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अगर हम उसकी राष्ट्रीय रैंक की बात करें तो वो 21वें स्थान पर है। 21वां स्थान, मतलब अभी सुधार की गुंजाइश है। संदर्भ के लिए छात्रों को यह भी याद रखना चाहिए कि जो पिछला स्वच्छ सर्वेक्षण था, यानी 2023 का 8वां संस्करण, उसकी थीम वेस्ट टू वेल्थ थी। सही कहा। और उस समय इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे और नवी मुंबई तीसरे पर। 2023 में राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ था और बिहार 15वें स्थान पर था। ये डेटा भी पुरानी रिपोर्ट से तुलना करने के लिए जरूरी है। जी, अब देखिए, शहर साफ हो रहे हैं, बैलेंस शीट सुधर रही है, लेकिन क्या समाज के सबसे निचले तबके तक बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन या ऊर्जा पहुंच रही हैं? ये सेक्शन सीधे तौर पर मानवीय विकास से जुड़ा है। और इसके लिए हमें राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 को देखना होगा, जो ऊर्जा मंत्रालय के आकाश त्रिपाठी द्वारा जारी किया गया है। इसमें कौन से राज्य बेहतर कर रहे हैं? इस इंडेक्स में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। और अगर हम फ्रंट रनर कैटेगरी की बात करें, जिसमें 60 से ज्यादा अंक वाले राज्य आते हैं, तो उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल हैं। दक्षिण भारत के राज्य ऊर्जा दक्षता में काफी आगे दिख रहे हैं। और अगर हम भोजन की बात करें, जो सबसे बुनियादी जरूरत है, तो FSSAI द्वारा जारी 6ठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 क्या कहता है? 6th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल पहले स्थान पर है। उनका स्कोर 73.75 है। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड सबसे आगे है। और अगर हम यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है और चंडीगढ़ दूसरे पर। और इसमें बिहार की क्या रैंक है? बिहार का स्थान इसमें 21वां है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स बनता है नीति आयोग का 4था सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24, जिसे हम SDG इंडिया इंडेक्स भी कहते हैं। बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसमें केरल और उत्तराखंड दोनों 79 के बेहतरीन स्कोर के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं।
ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी छलांग है। और यूटीज में कौन आगे है? यूटीज में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर है। बिहार का स्कोर सिर्फ 57 है। ये थोड़ा निराशाजनक है, 57 का स्कोर। छात्रों को इसे भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन अब हम एक ऐसे आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं जो पूरी तस्वीर को एकदम से हिला देता है। यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जी, और ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन यानी 110 करोड़ लोग तीव्र गरीबी में जी रहे हैं। 110 करोड़, ये बहुत बड़ी आबादी है। और इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि इनमें से आधे से अधिक, करीब 584 मिलियन या 58 करोड़ 40 लाख 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है वो क्या है? वो ये है कि पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी में जीने वाले लोगों की संख्या 23.4 करोड़ है। 23.4 करोड़। जब हम इन सभी सूचकांकों को एक साथ टेबल पर रखते हैं तो क्या ये दो अलग-अलग भारत की तस्वीर पेश नहीं करते? एक तरफ हम ऊर्जा दक्षता और एसडीजी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे केरल और उत्तराखंड टॉप पर हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी गरीब आबादी है। देखिए, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, इसीलिए हम इसे बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल गरीबी कहते हैं। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये कुपोषण है, बिजली का ना होना है, साफ पानी की कमी है। ये सच में दो अलग-अलग भारत की तस्वीर है, जहां एक हिस्सा बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और दूसरा हिस्सा अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो ये सारे रिपोर्ट कार्ड यही दिखाते हैं कि भारत के राज्य एक ही ट्रैक पर जरूर दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी गति बिल्कुल अलग-अलग है। जी, केरल सतत विकास में एक मॉडल पेश कर रहा है, इंदौर स्वच्छता में एक मिसाल बन गया है, और उड़ीसा वित्तीय प्रबंधन में ये सिखा रहा है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे होता है। और साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि बिहार राजकोषीय प्रबंधन में 7वें नंबर पर आके एक सकारात्मक दिशा दिखा रहा है, भले ही एसडीजी या खाद्य सुरक्षा में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। बिल्कुल। छात्रों को एग्जाम के लिए ये सारे डेटा पॉइंट्स जो सकारात्मक हैं और जो चुनौतीपूर्ण हैं, दोनों को संतुलित तरीके से पढ़ना चाहिए। जी। और अंत में मैं जो भी अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं उनके लिए गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। जब राज्यों को पता होता है कि इन सूचकांकों और रैंकिंग के आधार पर उनकी छवि बनेगी, तो क्या वे सच में जमीनी स्तर पर नागरिकों का जीवन बदल रहे हैं, या वे सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए डेटा सुधारने की कला सीख गए हैं? ये एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट और रियल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज के इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी परीक्षार्थी हैं वो इन प्रमुख बिंदुओं को जरूर रिवाइज करें। जी, अगली क्लास में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी तैयारी मजबूती से करते रहें। बिहार मैटर्स के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।